पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा एक मिनट, वो वाला सवाल निकालें जरा जो पिछली क्लास में कर रहे थे। यार मेरी बात बुरी ना मनाया करें, जरा 7 वाले का लेवल चेक करना है मैंने। तो इसमें अजम्पशन लें, अपने रजिस्टर पे लिखें जरा फ्रेश करके। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 14 लिखें कंटिन्यूइंग फ्रॉम एडजस्टमेंट, कंटिन्यूइंग फ्रॉम एडजस्टमेंट नंबर, बता देना कौन सी थी। कंटिन्यूइंग फ्रॉम एडजस्टमेंट टू एज्यूम, continuing from adjustment to assume 3 more boats, more वाली boats, 3 more boats are sold on credit on और जान दो ना, अगले साल तो नहीं होनी है, तो ऑप्शन ही तब तक थी ऑन 25 दिसंबर, ऑन 25 दिसंबर। अच्छा भाई नवंबर वाली तो दोस्त शामिल है ना, कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अच्छा इधर देखें भाई, अब जो हजरात लेट आए हैं हमने क्या एज्यूम किया है, डेट बताएं, डेट बताएं। हमने ये एज्यूम किया कि 25 दिसंबर को 3 मोर बोट्स सोल्ड फॉर क्रेडिट। अब आप सिर्फ 25 दिसंबर की एंट्री कर दें, मुझे जल्दी करें। अब लैप्स तो नहीं हुई ना ऑप्शन, अब तो खरीद ली, अल्लाह का शुक्र है हमने थ्रेशोल्ड मीट कर लिया है। आप 25 दिसंबर की एंट्री कर दें। जो लोग पिछली क्लास से आए हुए हैं उनसे बात हो रही है, पिछली क्लास लेके आए हैं। हो गई? अच्छा तो उठना पड़ेगा फिर क्या? भाई तंबूड़ी शरीफ आई हुई है, इन्ना लिल्लाह। जी एक मिनट, तकरीबन सही है लेकिन एक लफ्ज मैंने लिखा हुआ है वो पढ़ें। यानी उधार पे बेची है। जी कितने लोगों ने एंट्री कर ली है? अच्छा अब सवाल में ये लाइन लिखी हुई है, डिस्पाइट एक्सपेक्टेशन नो फर्दर ऑर्डर वाज प्लेस, ये लाइन तो बदल गई ना माय डियर। कंटिन्यूइंग का ये, अब ये थोड़ा सा समझे ना, अब ये लाइन तो फिर नहीं लिखी होगी, ये लाइन तो नहीं लिखी होगी। क्यों नहीं लिखी होगी? अब ऑप्शन लैप्स नहीं हुई ना, वो अब आपके उसने खरीद लिया उल्टा ज्यादा। अब बता दें अगर ये होगा तो इंस्टेड ऑफ एंट्री ऑन 31 दिसंबर, अब 31 दिसंबर को कोई एंट्री नहीं होगी, वी विल पास फॉलोइंग एंट्री, वी विल पास फॉलोइंग एंट्री ऑन 25 दिसंबर। अच्छा कितनी बोट्स बेची हैं? कितने की बेचेंगे? जवाब 144। अल्लाह का शुक्र है ज्यादा बेच दिए हैं, तो डेटर भी कितने पे बुक करेंगे? जल्दी बताएं। 144। रेवेन्यू किस पे बुक करेंगे? 144। वाई?
वी आर कंफर्म के थ्रेशोल्ड मीट हो गया। डेटर किस पे बुक करेंगे? क्योंकि उसको भी पता चल गया है कि 5 जमा 3 8 बोटें मैंने खरीद ली हैं, उसको भी पता चल गया, तो रिसीवेबल इस पे बुक करेंगे। अब मुझे ये बताएं, इस एंट्री के करते वक्त एक और एंट्री क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट। पुराने फिगर को देखें, अब वो लायबिलिटी किताबों में पड़ी नहीं, अब ये एंट्री नहीं करनी माय डियर, प्लीज ये एंट्री नहीं। आप समझ आ रही है? अब ये एंट्री नहीं करनी हो तो लैप्स तो हुई नहीं। अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तुम्हारे से अब मैं 3 बोट्स के पूरे पैसे नहीं लूंगा। जाओ, क्या याद करोगे? तुम्हें तुम्हारा पुराना रिफंड करना है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा पैसे बुक कर लिए हुए हैं, वो वाला अब मैं खत्म कर देता हूं। तो क्या करेंगे जी? रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 10 से। 144 उससे लेने हैं, लेकिन 10 उसे छोड़ क्यों देंगे? क्योंकि पहले वाले ज्यादा रिसीवेबल बुक किए हैं ना। रिसीवेबल या डेटर, वो फिर ऊपर इधर डेटर लिखा हुआ है, मादरत। ये कितने लोगों ने की थी एंट्रीज? पहली एंट्री कितने लोगों ने कर ली थी, दूसरी नहीं की थी? तो चलें जी, मेरे जिम्मे उधार रहा कि आपको इस तरह के 1-2 सवाल और दे दूंगा कोई, और वो चाहे उधार में जनवरी में उतारूं या फरवरी में उतारूं, कभी भी होमवर्क देके सोल्यूशन के साथ आपको दे दिए जाएंगे। डन? ओके। अब मैंने कहा था बिल्कुल प्रॉपरली रिवीजन है बहुत सी चीज़ों की, खास तौर पे आज डिस्काउंटिंग की बहुत रिवीजन है, तो जिन लोगों ने मिस की है पहले 10 मिनट अटेंड कर लीजिएगा, बाद में पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लें। पढ़ें जी सवाल। अच्छा भाई, थोड़ा सा जरा रिलैक्स हो जाए और इधर देखें। जितने भी सवाल है ना डिस्काउंटिंग के, उसमें पहला लफ्ज बोलें प्लॉट द कैश, यानी कैश को प्लॉट किया करें। भाई पहली दूसरी लाइन में जगह खाली है अगर किसी ने यहां आना है तो। अच्छा, प्लॉट द कैश। कैश प्लॉट करने के बाद अगर पैसे 2 साल बाद आने हैं तो अल्लाह का शुक्र है, जब मैं सेल बुक करूंगा तो यहीं पे पीवी पे ऑटोमेटिकली बुक कर लूंगा, मुझे सेल निकालने के अलग से रखने की जरूरत नहीं, उसी वर्किंग में खुद ही निकल आया करेगी। ऐसा ही है ना? जब मैं करूंगा डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट तो फौरन कैश डिस्काउंट होकर इधर आ जाया करेगा। लेकिन क्योंकि इस सवाल में फौरन सेल बुक नहीं होती, 2 साल बाद बुक होती है, तो इसलिए कैश को उठा के इधर लेके जाना पड़ता है, और इधर लेके जाकर उठा के इधर लेके जाते हैं और सेल की फिगर निकाल लेते हैं। ये दोनों सवाल हमने कौन से किए थे? इन दोनों सवालों को अभी आप लोग वही सवाल खोली रखें, इन दोनों सवालों को मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखें, क्या हुआ? उसकी बहन आ गई है, किधर है? प्रोजेक्टर के ऊपर मार दो ना, खड़े हो जाना, जल्दी करो इसको, फारग ऐसे यार, प्रोजेक्टर ना तोड़ना, पहले इसको पॉज कर लो। अच्छा जी, अच्छा जी, लेक्चर 2 जब हमारा शुरू हुआ था
तो हमने पढ़ा था 1 जनवरी को डिलीवरी हुई है और 2 साल बाद पैसे आए हैं। 1 जनवरी को डिलीवरी हुई है, 2 साल बाद पैसे आए हैं। तो आपको याद होगा शायद हमने इसको इस तरह सॉल्व किया था कि हमने कैश को डिस्काउंट कर लिया था। तो ये देखें माय डियर, सेल अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सबसे पहले ही सेल निकालनी होती है, तो डिस्काउंटिंग हो गई थी। तो डेट वाज आवर क्वेश्चन 4। ये मैं कोशिश करूंगा आज दोबारा आपसे शेयर कर लूं। तो डेट वाज आवर क्वेश्चन 4। पेज नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पेज 497 पर। फिर हमने काफी सारे सवाल करने के बाद ना किसी एक दिन जाके एक सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमने पेज 50, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसमें हमने पेज 506 पर प्लॉट किया था कैश, और कैश को फिर 2 साल आगे लेके गए थे। और इसमें हमने वर्किंग एक की थी, सेल पहले निकाल के रख ली थी, -2 करके नहीं, रेज टू पावर 2 करके। तो इसमें सेल पहले निकाल के रख ली थी। तो ये हमारा क्वेश्चन था पेज 506 पर, पेज 506 पर क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला सवाल हमने कभी नहीं क्लास में किया कि मैंने दोस्त को कहा कि 2 साल बाद जो है मैं आपको गाड़ी बेचूंगा और 2 साल बाद आप मुझे पैसे दे देना। तो ये तो कैश सेल है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। हाँ, आज हमने एक चीज पढ़ी है, अगर सवाल में लिखा हो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए मेरा अनकंडीशनल राइट बन गया पैसे लेने का और कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल है, तो यहां रिसीवेबल डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर लें। वो तो अलग बात पड़ी है, वो तो फिर सवाल बताएगा, वरना ये सवाल तो नॉर्मल है, 2 साल बाद चीजें बेच रहे हैं, 2 साल बाद पैसे। तो ये ऐसी बोंगी सी है। आप ऊपर वाले दुकानदार को आके कहें यार 6 महीने बाद मैंने ना समोसा खरीदना है, कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। वो कहे यार कॉन्ट्रैक्ट अजीब सी बोंगी मारा है, मैंने 6 महीने बाद आके समोसा खरीदना है, कॉन्ट्रैक्ट करो। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 6 महीने बाद आप आए, आप पैसे देंगे, वो समोसा बेचेगा, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। तो ये तो कैश सेल की एंट्री है। और कल के क्लास के अंदर हमने एक सवाल किया था जिसमें ये वाला सवाल था, वो कैश रिसीव करके डिलीवरी नहीं होनी 2 साल बाद, कैश रिसीव करके 2 साल तक सर्विस देनी है। तो इसमें मैंने कहा था कि अगेन रेवेन्यू मिसिंग है, तो लीज की तरह कैलकुलेशन करें लेकिन सेल निकाल के रख लें। लेकिन अगर जमादार से ये एग्रीमेंट हो कि जब तुम सर्विस दोगे फिर मैं पैसे दूंगा, जब तुम सर्विस दोगे फिर मैं पैसे दूंगा, ये तो इस टाइप का सिनेरियो है, तो इसलिए इसको आपने जो है नॉर्मल कैश सेल ही कंसिडर करना है। इट इज ऑल्सो अ कैश सेल। तो अब आज सवाल पढ़ते रहते हैं, 4-5 सवाल मैंने अब कराने हैं, आपने बताना है कौन सा वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 पास पेपर, पेज नंबर 524। Jupiter Limited entered into a 2-year contract with a customer for maintenance of computer network. बता दें जी, सर्विस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम एट अ पॉइंट इन टाइम, ओवर टाइम कंप्यूटर नेटवर्क। JL हैज ऑफर्ड द फॉलोइंग पेमेंट ऑप्शन, उसने 2 पेमेंट ऑप्शन रखी हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 कैश अभी, सर्विस इधर और सर्विस इधर। जबरदस्ती जगह ना हो तो फोल्डिंग सीट पे जैसे लोग बैठने की कोशिश करते हैं। हाउ टू स्टार्ट, प्लॉट द कैश, इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2 लाख, और कितने साल तक सर्विस देनी है? 2 साल तक। बता दें रेंटल मिसिंग है या रेवेन्यू मिसिंग है? रेवेन्यू मिसिंग है। क्या करें? 200 इंटू 1.06596 रेज टू पावर 2, नहीं ये तो डिलीवरी ऑफ सेल होती, ये तो डिलीवरी ऑफ गुड्स होती, फिर इस तरह तो नहीं कर सकते। अब वो मैंने कहा था मजबूरन किसकी तरह कर लें,
लीज की तरह कर लें, इसको समझ लें रेंटल, डिस्काउंट होके इसको समझ लें पीवी, और फिर सॉल्व करें। चलें जी, बिस्मिल्लाह, रिवीजन शुरू करते हैं। लीज की तरह एक वर्किंग करें, इसमें सेल निकाल के रख लें। पीवी इज इक्वल टू इंटू 1 माइनस 1.0659 रेज टू पावर माइनस 2। 3 साल तक सर्विस देनी होती तो 3 लिख देते, पीवी नहीं लिखनी पेपर में। जी कैश बताएं। 200। जवाब बता दें इसका क्या है। नहीं नहीं नहीं, इस फैक्टर का। अच्छा, आपने पूरे का जवाब बताना है, मैं पूरे का जवाब पूछ ही नहीं रहा। आगे भी 8181। ये मल्टीप्लाई वाला है और ये x वाला x है। अच्छा जी, x इज इक्वल टू 110। लेकिन ये रेंटल निकलता है, रेंटल तो आपको पता है पर एनम होता है, तो ये पर एनम जो है वो रेवेन्यू निकल आया। फिर x इज रेवेन्यू। अब कहानी क्या बनी, कहानी ये बनी कि यहां पे मुझे कैश आया 200, तो मैं उसको इतनी ज्यादा क्यों दे रहा हूं, यानी कि 200 का मैंने कैश लिया है और उसको 220 की चीजें बेच रहा हूं या सर्विसेज दे रहा हूं। असल में कैश पहले पकड़ लिया ना, तो कैश पहले पकड़ लिया तो अब वो कहते हैं मुझे ज्यादा वापस करो। जिस तरह बैंक कहता है कि अगर 200 रुपया पकड़ लिया है तो मुझे 200 वापस ना करना, ज्यादा करना। तो इधर भी वही हुआ है, मैंने 200 पकड़ लिए हैं और वापस कितना करना है, 200 या 220 इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। अब अधूरी एंट्रीज करते हैं जिसपे मेरी और आपकी लड़ाई नहीं। कैश डेबिट कर देंगे 200 से, रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे 110 से, और रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे 110 से। चलें जी, अब बता दें क्या कैश डेबिट करके लायबिलिटी क्रेडिट करें, इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। तो कल ये सवाल कराया था, पता नहीं क्यों करा रहा हूं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। चलें जी, लेट स्टार्ट। डेट, डिस्क्रिप्शन, लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। जी 1 जनवरी कैश कितना आया, 200। 31/12/17। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, सॉरी 6.596%। जी बताएं। 13 जी हाँ, क्लोज नहीं कर सकते। यहां पे क्या बुक करना है, रेवेन्यू कितना, जी पहले एंट्रीज करें ना। कैश डेबिट, लायबिलिटी टू डिलीवर सर्विस क्रेडिट, लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। 31/12 ये बैलेंस शीट में चली जाएगी लायबिलिटी। ये हमने अलग से निकाल के रखी हुई थी वर्किंग नंबर 1 में।
अच्छा जी, और 103 कैसे आ गई? बैलेंसिंग। चलें जी, 31 12 18 इंटरेस्ट एक्सपेंस 103 इंटू 6.797 ओके। 31 12 18 रेवेन्यू वर्किंग नंबर 1। घर जाके एंट्रीज करेंगे या रास्ते में कर लेंगे? रास्ते में कर लीजिएगा। कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। कितनी हो गई हैं? 2 हो गई हैं, एक ये एक उधर, ठीक है, बाकी भी पाकिस्तान की बुला लें। अच्छा जी, वहीं पे रखें चाहे मेरा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ऑप्शन 2 क्या है? पेमेंट ऑफ 1,10,000 एट द एंड ऑफ, छोड़ें यार सर्विस को, मुझे बस पेमेंट बताएं कब होनी है। इस दिन कितना कैश? इस दिन कितना कैश? 110। अच्छा चलें, रेवेन्यू कब बुक करना है? आप बताएं, कैश को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैश वाली जगह पे कुछ लेके जाना, कुछ करना? अब डिस्काउंट की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश और रेवेन्यू सेम है। एंट्री बोलें, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट, खत्म होगी। रिक्वायरमेंट 2 ये थी, ऑप्शन 2 ये थी। डिस्काउंट रेट इसमें इग्नोर करेंगे। ये इस तरह का सिनेरियो था जो आपको बताया था। पास पेपर क्वेश्चन 3 में ऑप्शन नंबर 2 और पास पेपर क्वेश्चन 3 में ऑप्शन नंबर 1, सारा इंशाल्लाह आपको ऑप्शन ए और बी, बस ठीक है वो फिर डन। अच्छा जी, अब आप हजरात को मैं 5 मिनट दे रहा हूं। आप हजरात ने अब सवाल एक एक करके करना शुरू कर देने हैं। वो जो बोर्ड्स वाला सवाल है वो निकाल लें, उसकी पहली एडजस्टमेंट कर दें। अभी बोर्ड्स वाला सवाल जो करके आए हैं, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 14। कोई मसला नहीं यार, ना कैश प्लॉट करें दो जगह मेरे ख्याल से कैश प्लॉट करना पड़े ना।
3-4 दिन पहले मैंने सवाल देखा था, मेरे ख्याल से दो जगह कैश प्लॉट करना है, नहीं 2 जगह कैश प्लॉट करना है ना, 2 जगह कैश प्लॉट करें और सेल निकालें, इसमें क्या मसला है? जल्दी करें। चलें जी, मशरिक की तरफ देखें, व्हाइट बोर्ड। कोई ऐसा दरख्शिंदा सितारा है क्लास में जिसने वर्किंग पूरी कर लिया? नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। इन सितारों को फिर खिलने दिया जाए, मैं 2 मिनट और दे रहा हूं। वो प्रेशर ना डालने वाला तो भाई नहीं है ना, अब तो है ही नहीं। चलो प्रेशर डालें भाई, प्रेशर। भाई आप जाहिर बात है मुझे ऑनलाइन सुन रहे होगे, प्रेशर डालने वाले भाई, घर घर बैठ के यूट्यूब पे, पता नहीं संडे को सुनोगे कब सुनोगे। तो मेरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। देखो मैं आ गया, आप नहीं आए, अब आप मंडे को शर्मिंदा शर्मिंदा आ रहे होगे, नजरें झुकाए हुए। नजरें तो वैसे आजकल अक्सर वैसी झुका के रखनी चाहिए जिस तरह का ज़माना। अच्छा जी, फ्लोरीन लिमिटेड charter of ships has entered into the following contracts during the year. On 1 January, FL entered into a contract with Alpha Limited to construct a cruise ship for 400 million to be delivered on 31 दिसंबर 2023। ये 2022, ये 2023। डिलीवरी कब होनी है? 31 दिसंबर 23 को। कितने साल में मुझे शिप बना के, जहरी बात है क्रूज शिप बनानी थी, उसको बनाने के लिए मैंने उसको टाइम दिया 2 साल का। On that date the control would be transferred, PO satisfied over time। कहते मैं आपको ज्यादा सोचवा नहीं रहा, मैं आपको खुद बता देता हूं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ऑन पॉइंट इन टाइम, ओवर टाइम नहीं, ऑन पॉइंट इन टाइम। वाई? देखें ये शिप में पहला क्राइटेरिया तो मीट होना नहीं कि साइमल्टेनियसली वो सर्विस दे रहा हूं, मैं कंज्यूम कर रहा हूं। जैसे जैसे वो बना रहा है, मेरे एसेट इनहेंस नहीं हो रहा क्योंकि मेरे प्रेमिसेस में आके नहीं बना रहा। और तीसरा क्राइटेरिया तो लग सकता है, लेकिन उसमें उसने कि मैं आपको इस चक्कर में सोचने को कह ही नहीं रहा। आई एम सेइंग दैट इट इज द डेट ऑन विच कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। तो कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड ऑन 31 दिसंबर या ओवर आहिस्ता आहिस्ता? If control is transferred on 31 दिसंबर, please book the sale full here, not wholly। तो पहले साल का रेवेन्यू 0 बुक करूंगा। सारा रेवेन्यू कहां बुक करूंगा? इधर। As per the contract 90% amount would be paid immediately। अल्लाह आपका भला करे, 90% पैसे अभी दे दो। मैं निकाल लेता हूं कैलकुलेटर के बगैर। 400 ज़रब 90%, 360, और पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस विल बी पेड ऑन डिलीवरी। कितना? 40। अच्छा जी, टिल 31 दिसंबर ओनली 40% ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप वाज कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 150। इसका भी कर लेते हैं, इसका मैं आपको बताया तो क्या करना है। अच्छा अब माय डियर मुझे ये बताएं कि ये सिनेरियो एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाला है, तो इसमें सेल निकाल के रख लें पहले। यार यही वाला सिनेरियो है ना, कैश इधर हो रहा है, डिलीवरी इधर हो रही है। हाँ वो और बात है कि थोड़ा सा कैश इस दिन भी मिला है, मेजर कैश तो इसी दिन मिल गया ना, तो इट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। पे देख लें जरा, नजर मारें। एडवांस फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरी आफ्टर 2 years। तो एक मैं वर्किंग करता हूं जिसमें मैं सेल निकाल के रख लेता हूं।
सेल निकाल के रख लेता हूं, 360 इंटू 1.15 रेज टू पावर 2 प्लस 40। हाँ, प्लस 40 को कैसे लेके जाऊं इस दिन? देखें, दो काम करने हैं मैंने। सेल का बुक करनी है, एक तो मैंने 360 को लेके जाना है इधर, और एक 40 को लेके आना है इधर। 40 को कैसे इधर लाऊं? रेज टू पावर, तो प्लस 40 तो करना था। कितने लोग ये करना भूल गए थे? कैश तो पूरा पकड़ना है। प्लॉट द कैश एंड खेल विद कैश। सारा कैश है, थोड़ा सा कैश, सारे कैश से खेलें। प्लॉट द कैश एंड खेल विद कैश। अगर आप कैश से खेलते हुए 40 को भूल गए हैं तो इट्स योर ब्लंडर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कैश को उठा के डिलीवरी डेट पे लाना। बोले, कैश को उठा के डिलीवरी डेट पे लाना। ये सारी चीजों में ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसको उठा के ले जाएं इधर, कैसे लेके जाएंगे? रेज टू पावर 2। अच्छा, इसको भी जरा इधर लेके आए। ये तो ऑलमोस्ट कैश सेल टाइप चीज है, तो बस इसको इधर ही पड़ा रहने दें। आप बताएं पूरी सेल कितने पे बुक होगी? 5166, जो भी है 516। चलें जी, अब उसने ना एंट्रीज सिर्फ पहले साल की मांगी है, लेकिन मैं दोनों साल की करूंगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेट, डिस्क्रिप्शन, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। यकम जनवरी 22। कैश कितना आया? 360। यकम जनवरी 22 को कैश आया 360। 31/12/22। इंटरेस्ट एक्सपेंस, अब मैं एक्सपेंस का लफ्ज़ नहीं लिखता, जगह नहीं है जी। अच्छा, वैसे जिन्होंने 40 नहीं भी डाला था ना सेल में, उनकी पहले साल की एंट्री सही हो जानी थी पेपर में, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन दोनों साल की एंट्रीज मांगता, फिर गलती होनी थी जी। बोले, हाँ, साथ साथ सेल नहीं बुक करनी। ये कौन सा सर्विस रेवेन्यू है? वो सर्विस रेवेन्यू में इधर थोड़ा सा रेवेन्यू था, इधर थोड़ा सा रेवेन्यू था, इधर 100% रेवेन्यू इधर बुक करना है। अच्छा, 414, ये किस में गिवन था? क्वेश्चन में 31/12/22 कैरिंग अमाउंट। आगे चलें जी। इंटरेस्ट 414 इंटू 62। अच्छा, आप बोलें पहले सेल डालूं कैश डालूं? कोई फर्क नहीं डालना, उसके बाद कुछ होना ही नहीं। ठीक है, कैश डाल लें, कोई मसला नहीं, बस कैश सेल डाल लें, दोनों डालें। 31/23। कैश पकड़ के लाइबिलिटी बढ़ेगी डिलीवरी की, और अब डिलीवरी होगी तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। जी बोलें। रेवेन्यू, हाँ, ये मैंने वर्किंग 1 में निकाला हुआ है। अगर इसको वर्किंग 2 में नाम दूं तो ये मैंने वर्किंग 1 में निकाला हुआ है। वर्किंग 1 जी कितना? आप बताएं। 0। तो डेट वाज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन था। हमारा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट पता है कौन सा भी जो रहता है? स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। क्योंकि हम एक बहस करेंगे कि जब हमने बर्गर बेचा है तो बर्गर बेचा है या बन, टमाटर, चिकन, शिमला मिर्च और केचप बेची है। ये तो लंबी बहस है, स्टैंडर्ड में इसमें इतनी डिस्कशन हुई है, आपकी सोच है। ये मैंने रिमोट बेचे है, इसमें रिमोट और सेल बेचे हैं या रिमोट बेचे हैं, तो लंबी बहस है। मैंने घर बना के बेचा है तो मैंने घर बेचे या ईंट बजरी सीमेंट बेचा है,
ये तो एक बहुत बड़ा जो है वो डिस्कशन का पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट अभी हमारा रहता है स्टैंडर्ड का, जो स्टेप 2 है, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस। उसको सिर्फ समझाने के लिए ही किताब में 15 एग्जांपल्स हमने डाली हुई हैं, फिर पास पेपर के सवाल अलग हैं जो हमने करने हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा स्टैंडर्ड का है, इंशाल्लाह शुरू होना है। इसको हमने आज नहीं छोड़ा, अगली क्लास पे रखेंगे। आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये स्टैंडर्ड का। ओके चलें जी, बोलें भाई एंट्रियां। कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, अच्छा लेकिन हमारे सवाल में तो बस यही 2 एंट्रीज होंगी, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्रेडिट। बोलें 360, डेट 31/12/22, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट जी 54। अच्छा थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा ज़रा मुझे हेल्प आउट कीजिएगा। रेवेन्यू कितना बुक करना है इस साल? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 0। अच्छा इसकी एंट्री कराएं, नहीं होनी, इसकी एंट्री कराएं, लेकिन उसने शिप तो बनाना शुरू कर दी है। एक याद है एक एंट्री हम और किया करते थे, कुशान वाले सवाल में ये कॉन्सेप्ट शुरू पढ़ा था हमने, इन्वेंट्री वाली 31/12/22। तो जो शिप ऑर्डर कर दी हुई है उसने, मैंने 2 साल में बनानी है, तो वो मेरी इन्वेंट्री है, वर्क इन कितना खर्चा हो गया है, इसको मैं क्यों नहीं डाल रहा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट में? क्योंकि सवाल में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है एट अ पॉइंट इन। आपको याद है ये 2 लाइनें लगा के मैं एक एडिशनल एंट्री ऊपर ऐसे किया करता था अलग से, ये इन्वेंट्री खरीदने की होती थी, बोतल खरीदना बोतल बेचने की 2 एंट्रीज। तो इसलिए ये एंट्री प्लीज कर दें, वो 150 को इन्वेंट्री में शो कर दे, वर्क इन प्रोसेस। अच्छा अगर पीओ सेटिस्फाई होता ओवर टाइम, तो फिर रेवेन्यू भी कितने % बुक करना पड़ना था? 40%। डन। लेकिन यहां पीओ सेटिस्फाई नहीं हो रहा ओवर टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम, इसलिए रेवेन्यू बुक करने की एंट्रीज हमने नहीं करनी। अच्छा जी, अब इसी की रिवीजन चल रही है और इसी की रिवीजन चलाएं, मादरत कुछ आपको आगे पीछे लाना पड़ेगा थोड़ी सी, एक ज़रा खुद लिखें सवाल ऐसे ही मिसाल के तौर पे। जी सेल बताएं जल्दी से कैलकुलेटर पे। और डिस्काउंट रेट तो ऐसे तो ना करें ना, मेरे से जाती तो ना करें, तो स्क्रीन पे ही मैंने दिखा देना है फिर।
जल्दी बोल देना कोई सेल। एडवांस फ्रॉम कस्टमर का सवाल है, क्रेडिट सेल का? $140। चलें, लेट मी ट्राई। सेल पहले निकाल के रख लेना सवाल शुरू करने से पहले। सेल 50, 1 2 3 4 इंटू 1.1 रेज टू पावर 4 प्लस 140। 100 रुपये दे के 140 वाली चीज मुझे दे रहा है वो, मैंने तो उसको 100 रुपये दिए हैं, तो वो चीज भी तो 4 साल बाद दे रहे हैं ना, इस वजह से उसे फिर महंगी चीज देनी पड़ी है। मेरे से आज उसने 100 रुपया पकड़ लिया थोड़ा थोड़ा करके, और मैं जब 4 साल बाद उसके पास गया तो कितने की? ओके ये होमवर्क में डाल लें क्वेश्चन 13, ताकि आपको थोड़ा सा एक नहीं 13 किया हुआ है ना? नहीं किया हुआ? हाँ जी, पेज 507 किया हुआ 13? नहीं किया हुआ? चलें ठीक है, 13 होमवर्क में डालें, फिर देख लीजिएगा कौन सा सिनेरियो है। ठीक है, 13 होमवर्क में डाल लें। और कौन सा नहीं किया हुआ? नहीं 15 तो अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है यार। ये भी कर लीजिएगा, 16 भी कर लीजिएगा। ये 5-5 मिनट वाले सवाल हैं, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा कि ये कौन से कॉन्सेप्ट्स में से हैं। नहीं करवाया वहाँ से लड़ लो। सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये भी कर लीजिएगा, 23। बस 3 सवाल 5 मिनट वाले, ये मैं होमवर्क में आ जाएंगे इंशाल्लाह, होमवर्क में आ जाएंगे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, आज का सबसे मजे का सवाल, पेज नंबर 502। प्लॉट द कैश, प्लॉट द कैश, प्लॉट द कैश। रूल क्या है माय डियर? प्लॉट द कैश, कट द कैश, प्लॉट द कैश। पेज नंबर 502। इसमें डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना है वो मैं बताऊंगा। हाथ खड़ा करके आप बता दें कि ट्रीटमेंट क्या करनी है। 2 मिनट पढ़ लें। पेज नंबर है 502।
जी हाथ खड़ा करके बता दें क्या करना है। हाँ जी बोलें ऊंची। बस ठीक है, क्योंकि उसने एक ऑप्शन एक्सक्लूड कर दिया ना खुद ही, उसने दो ऑप्शंस दे के एक ऑप्शन फारिग कर दी है। अब पहले मैं दो ऑप्शंस आपके सामने ड्रॉ करता हूं, फिर देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व करना है। An entity enters into a contract with the customer to sell an asset. Control will transfer to customer in 2 years. That is, PO is satisfied at a. अच्छा, डिलीवरी कितने साल बाद है? तो इसमें तो मेरी आपकी कोई लड़ाई नहीं, ये तो सवाल आसान हो गया। डिलीवरी तय होगी 2 साल बाद है। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड 2 पेमेंट ऑप्शंस। ऑप्शन 1, या तो 5,000 2 साल बाद दे दो, ये तो कैश सेल है, ये तो कैश सेल है। डिलीवरी कितने साल बाद होनी है? और पैसे कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो प्लीज थोड़ा सा जरा मेहनत करके ड्रॉ करते हैं। पहली ऑप्शन ये है कि डिलीवरी इधर, फिर भाई इधर कोई एंट्री नहीं होगी, इधर भी कोई एंट्री नहीं होगी, कैश डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री होगी। ये तो कैश सेल है। अल्लाह करे ऑप्शन में कहे कि बस यही सोचा है। चलें, पेमेंट ऑफ 4,000 व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन है यहां पर 4,000 कर लो, डिलीवरी तो ऊपर तय होगी हुई है ना, डिलीवरी कितने साल बाद होनी है? दूसरी ऑप्शन ये है कि यहां पे कैश कर लो 4,000 और चीज ही मुझे 2 साल बाद दे देना। और इधर था, अब ये मैं आपसे पूछ रहा था ना कि कैश, वो जो अभी शिप वाला सवाल था उसमें जो 10% पैसे थे उसको कहां लेके जाऊं? समझ आई? इसमें 5,000 को आप लोग क्यों नहीं डिस्काउंट कर रहे? तो शिप वाले सवाल में जो 10% था उसको भी तो इधर ही रखना था। तो इस सवाल में अगर मैं आपको पहले सेल निकाल के रख लें तो सेल है ही बस 5,000, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 5,000, इसमें डिस्काउंट रेट इग्नोर करेंगे, लेकिन इस सवाल में डिस्काउंट रेट लेंगे। कस्टमर ने चूज किया सेकंड ऑप्शन, तो बस ठीक है, प्लीज प्लीज बड़ा बड़ा करके इसको काटें। कस्टमर ने चूज किया सेकंड ऑप्शन। एंटिटी कंक्लूड्स दैट कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग, अच्छी खासी फाइनेंसिंग है 2 साल की, because of the length of the time between the customer pays and when the entity transfer. What is the length of the time? Customer pays and entity transfer में 2 साल का फर्क है, इसलिए अच्छी खासी वो है फाइनेंसिंग, इसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग, ये कॉन्सेप्ट का नाम है। और ये ट्रांजैक्शन प्राइस की बहस में है। ट्रांजैक्शन प्राइस की आज आपको सुबह और कल जाते हुए भी 5 चीजें बताई थी। ट्रांजैक्शन प्राइस, द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द ट्रांजैक्शन इज 11 पॉइंट, which is the interest rate necessary to make the 2 alternative payment options economically equivalent. छुपा हुआ इंटरेस्ट रेट दोनों में कितने परसेंट है? 11.8%। जी, आज अगर किसी को 4,000 रुपया दो और फिर पहले साल कोई पैसे ना लो, आज अगर किसी को 4,000 रुपया दो, पहले साल कोई पैसे ना लो और 2 साल बाद 5,000 ले लो, तो छुपा हुआ रेट 11.8% किया था। इस तरह लीज में किया था। बोले आज मैं कितने पैसे दे रहा हूं और 2 साल बाद कितने वाली चीज ले रहा हूं? 5,000। इट इज इम्प्लिसिट रेट। तो ये एक लाइन उसने लिखी है, द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द ट्रांजैक्शन इज 11.8 which is the interest rate necessary to make the 2 alternative payment options economically equivalent. तो इकोनॉमिकली यही बेहतर है कि या आज मेरे से 4,000 ले लो या 2 साल बाद मेरे से 5,000 ले लो। However, the entity determines that the rate that should be used in promise consideration is 6%. एंटिटी कहती है मेरे ख्याल से 6% यूज करो, जो कि मेरा इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है। अब मैंने डिस्कशन नहीं की हुई स्टैंडर्ड में आपसे कि कौन सा रेट यूज करना है। इस स्टैंडर्ड में किसी दिन आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करना होता है, लेकिन अगर गिवन ना हो तो मजबूरी में
इम्प्लिसिट रेट यूज करना होता है। ये IFRS 15 में कहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो मैं आपको भी दिखा नहीं रहा कहां लिखा हुआ है। बोलें जी स्टैंडर्ड में क्या करना है, इस स्टैंडर्ड में उल्टा काम करना है लीज से। लीज में क्या होता था, इम्प्लिसिट यूज करें अगर गिवन ना हो तो, इधर इंक्रीमेंटल यूज करना है गिवन ना हो तो। अब आपको इससे टेंशन नहीं होना चाहिए दो पेमेंट ऑप्शंस इक्विवेलेंट हो रही हैं या नहीं हो रही, इम्प्लिसिट रेट क्या है, भाड़ में जाए, आप बस अपना काम करें। आप बता दें रेट क्या यूज करना है। वैसे तो सवाल ज्यादा आसान था, एंटिटी डिटरमिन्स दैट रेट दैट शुड बी यूज। हाँ वो ये हो सकता था, आप कहते हैं एंटिटी की बात पे मुझे एतराज है, ये हो सकता था, लेकिन वो कह रहे हैं एंटिटी ये रेट यूज करना चाह रही है और करना भी यही चाहिए। मैंने बताना था करना भी यही चाहिए, तो इसलिए करें इस रेट को यूज। अब सवाल में तो कुछ भी नहीं रह गया। क्रेडिट सेल है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ओहो फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर में तो फिर पहले ना सेल निकाल के रखनी पड़ती है, तो वर्किंग वन से पहले एक वर्किंग करनी होती है, उसको भी वर्किंग वन ही कह देते हैं जी। सेल 4000 एक्सेलेंट इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 5000 वाली फिगर नहीं निकल रही, बस रेट असल में हमने डिफरेंट यूज किया ना। आगे क्या कराने मैंने आपको, आगे तो आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सेल निकाल के रख ली 44, अब कैश कितना आया 4000, और ये 254 लिखना चाहिए था ना हमें, 24 इंटू 6%, ये नीचे चला गया हुआ है, और ये ऊपर निकला है वर्किंग नंबर 1 से 4494। इस तरह ज़रा सही कर लें इसको, तस्वीर भेज दो यार उसको। ओके एंट्रीज तो आसान है ना, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, शुक्रिया, इंटरेस्ट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, डन। सो डेट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कल आपको मैं शेख की हिकमत की बात बताता हूँ, मजे की बात है, शेख तो हिकमत की बातें करते हैं ना। सर आसिफ कल कोई क्या कहते हैं चाय के 2 घूंट बच गए थे, तो मैंने सर आसिफ को जो है वो पेश किए, वो क्लास से ताज़ा ताज़ा आ रहे थे, चाय उनको बड़ी पसंद है, आपको शायद पता हो। तो जब मैंने उनको पेश किए 2 घूंट, तो मैंने कहा ये तो बेहतरीन तोहफा है जो सर आसिफ को दिया जा सकता है। तो मौलाना फ़हीम साहब कहते थे कि दुनिया की बात हो रही हो तो हर बात को ईमानी मजलिस बनाओ और उसका रुख आखरत की तरफ फेरो। अहलिया फ़हीम को भी हमने बल्कि बुलाया था कॉलेज में पिछले दिनों, तो मौलाना फ़हीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हर बात का रुख आखरत की तरफ फेर दो ताकि दुनिया से आखरत की तरफ दिल लगे। तो बस सर आसिफ ने फिर जो जवाब दिया वो माशाल्लाह, वो कहने लगे कि भाई इससे जो बेहतर तोहफ़ा है मुझे आप दे सकते हैं वो ये है कि मुझे दावत दिया करें। तो वो जो चीज़ों से ज़िंदगी की इंसान की बदलती है, तो वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर तोहफ़ा है। तो ऑब्वियसली चाहिए, एक दुनिया की चीज़ है, हमने तो उसकी तारीफ़ की और उसकी बात की, लेकिन उन्होंने उसका रुख आखरत की तरफ फेर दिया। तो अल्लाह हमें भी तौफीक दे, जो भी दुनिया की बात हो उससे दूसरे का रुख आखरत की तरफ फेरने वाले बन जाए। तो अभी तक मेरी बात के असरात हैं, कल के मैं पता नहीं कितने बंदों को बता चुका हूँ। अच्छा जी, अब आप हजरात तशरीफ़ लेके आएँ, एक सवाल और है इसी जैसा, ताकि इस कॉन्सेप्ट, 2 सवाल और हैं, ताकि इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए धींगा मुश्ती करके मुकमुका कर दें। तो क्वेश्चन 8 पढ़े माय डियर, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8,
मजबूरी है इम्प्लिसिट रेट यूज करना, वो क्योंकि इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट दिया नहीं हुआ। क्रेडिट सेल एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, लेकिन फिगरें उसने दो दी हुई हैं, अब मैं क्या करूं? बोले कोई फिक्रा आज बोल दें, मैं आपको भी याद रखूं। प्लॉट द कैश, ये बुलवाना चाह रहा था मैं। भाई जितना मर्जी अजीब सवाल आ जाए, फिक्रा एक ही है, प्लॉट द, बस उससे आगे खेलें। चलें जी। एन एंटिटी सेल्स अ प्रोडक्ट टू, हो सकते ये भी सही जवाब दे रही हूं, मुझे वो नहीं, मैं मेरा ये है कि इस तरह का लफ्ज याद रखें, ठीक है? कंक्लूजन हो सकता है सही हो, मैं मेरा था लफ्ज याद रखें। एन एंटिटी सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर फॉर 121 ऑन 1 जनवरी 2008 डेट इज पेएबल आफ्टर 20। ये 121 कितने अरसे बाद देने? 2 साल बाद। सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर ऑन 1 जनवरी, बोले बोले, सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर ऑन 1 जनवरी एंड दैट 121 इज पेएबल आफ्टर 20। तो इतनी सी लाइन पढ़ के पहले एक डायग्राम तो बनाने की कोशिश करें, प्लॉट करें जरा कैश को। और डिलीवरी कब है? सेल्स अ प्रोडक्ट ऑन 1 जनवरी, तो इधर क्या हो गई? डिलीवरी। प्लॉट कर लिया कैश को। कैश सेलिंग प्राइस इज 100 का मतलब बताएं, कैश सेलिंग प्राइस इज 100। कैश सेल प्राइस है, हो ही नहीं रही हमारी डील में, कैश सेल प्राइस हो ही नहीं रही। पैसे पागल पागल कर रहे हैं मुझे। अब तो वो अजीब फिगर दे रहे हैं, हमने किससे खेलना है? कैश से। हमने किससे खेलना है? प्लॉट द कैश एंड देन डिस्काउंट, और फिर आगे भेजें जहां मर्जी। एक दफा डिस्काउंट करना भी तक, तो सर्च आउट द कैश एंड प्लॉट द कैश। अब देखें ना, ये तो तंग करने वाली बात है। 100 रुपए की फिगर का क्या मकसद है? 100 रुपए की फिगर का ये मकसद उसका लग रहा है, कहते हैं कैश पे अगर बेचते ना तो 100 रुपए का बेच देना था, यानी अगर आज देनी है तो 100 रुपए दे दो। लेकिन मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे भाई हो गया ना, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ और हो गया। इस लाइन को काटें प्लीज। एंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 80, क्योंकि प्लॉट किससे करना होता है? कैश को। कैश हमारी डील में कब तय हुआ है? 2 साल बाद या आज? तो दैट वाज अ बिट कंफ्यूजिंग फिगर 100। द एंटिटी हैज ईयर एंड 31 दिसंबर, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ छुपा हुआ रेट ऑफ 10%। तो बस रेट दे दिया, बस खत्म बात। अब माय डियर बताएं, अब तो ये तो नॉर्मल सवाल है जो पहली 1-2 क्लासों में किया था, ये तो नॉर्मल सवाल है। तो सेल निकाल के, नो नो नो, ऐसे सवालों में तो सेल नहीं निकालनी होती, क्योंकि साथ ही सेल निकल आनी है। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेटर। जी माई 1 जनवरी 8, सेल 121 इंटू, यार वो निकल आई है 100, तो वो अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 100 वो वाला भी वही था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100 हो गया, आगे बस चला दीजिएगा, आगे क्या मसला है? बोले आगे क्या, जरा रिवीजन हो जाए, ये वाला भी जरा। इंटरेस्ट इनकम 100 इंटू 10%, 110। बैलेंसिंग क्वेश्चन, बैलेंसिंग। चलें जी, आखिरी सवाल इसका करें, फिर ये कॉन्सेप्ट खत्म, फिर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की रिवीजन शुरू करते हैं। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर निकालें, उसमें ना रेट मिसिंग है, तो रेट भी निकालना एक कॉन्सेप्ट है। पता नहीं 3 है, 4 है, 2 है, कौन सा है, रेट मिसिंग है। कौन सा निकला है? 6। List the criteria that must be met to account for a contract with customer under IFRS 15.
लिस्ट द क्राइटेरिया डेट मस्ट बी मेट टू अकाउंट फॉर अ, चलें इसके थ्योरी के सवाल हैं ये एक ही गो में किसी दिन कर लेंगे। गोइटार अब नहीं आते वैसे, पिछले 4-5 साल से नहीं आ रहे खाली थ्योरी के सवाल इस तरह के, आ सकते हैं। गोइटार लिमिटेड, पता चले पूरा पेपर ही एक सफ़े का हो आपका, सारी थ्योरी। गोइटार लिमिटेड नॉर्मली सेल्स मशीन A13 फॉर ₹17 लाख। यार क्यों यार, सारे नाल है बाल तो सही कर लें। 17 लाख तो परेशान हो गए हैं। मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर सच टाइप ऑफ मशीन्स आर प्रोवाइडेड सेपरेटली एट 25,000 पर मंथ। मेंटेनेंस आमतौर पे 25,000 पर मंथ है और मशीन A13 बेचनी है। डिटेल ऑफ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स आर एज फॉलोज। पहला कॉन्ट्रैक्ट, ऑन 1 जुलाई 2018 GW signed a contract with Chiping Chupung Limited to sell machine A13 with a 1-year free maintenance service at a lump sum payment of 1.8. The amount was received upon delivery of machine on 1 अगस्त 2018। चलें जी। Signed a contract to sell machine A13 with 1-year maintenance service at a lump sum of 1.8 standalone price। मशीन और सर्विस 25,000 into 12 0. जी 0.27। With reference to IFRS 15, explain how the above contracts should be recorded in GW's books for the year ended 31। अब एक्सप्लेन आ जाए ना तो बस 5 स्टेप मॉडल लगा दिया करें। There is a contract of sale between Goiter Limited and Energine Limited। Step 1 contract हो गया। Step 2, there are 2 separate performance। Number 1, sale of machine and maintenance service, बल्कि नीचे से पकड़ना चाहिए यहाँ से, sell machine A13 with maintenance service। Number 3, the transaction price in this case is 1.8। transaction price है 1.8 which needs to be allocated amongst the standalone। ये step 4 है, which needs to be allocated upon machine and service based on their standalone selling prices। So the transaction price for machine is 1.53 allocated transaction price and for services is 0.27। और हमारा year end क्या है? 31 दिसंबर 18। अब आप मुझे बताएं, GW signed a contract with Energine to sell machine A13 with 1-year free maintenance service at a lump sum payment of, the amount was received upon delivery of machine on 1 अगस्त 18। तो मशीन कब डिलीवर हुई और उसी वक्त कैश आ गया सारा 1 पॉइंट। किसका रेवेन्यू क्रेडिट कर लें? मशीन का, और बाकी लायबिलिटी टू डिलीवर सर्विस। और जब ईयर एंड आए, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट 0.27 इंटू, तो टाइम ही ज़ाया हुआ है, चलें नोट कर लें। एंट्रीज नहीं मांगी हुई, अभी मैं 5वां स्टेप बताऊंगा आपको।
द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन 2 डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ना खोलें आप लोग, सेलिंग द मशीन एंड प्रोवाइडिंग द मेंटेनेंस सर्विस। ये मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया हुआ कि ये क्यों 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट अभी रहता है। दस GL विल एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस बिटवीन द 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, 1.8 और 3 लाख और 17 लाख, 1.53 और 0.27। अब रेवेन्यू रिलेटेड टू मशीन वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन यकम अगस्त, while revenue related to maintenance service would be recorded over time as services rendered till 31 दिसंबर। revenue should be recorded as follows। मशीन का ये, और 5/12 किया हमने, 4/12 किया, 5/12 इंटू 5/12। रिमेनिंग अमाउंट विड अपीयर इन लाइबिलिटीज। अच्छा, अकरम खान तुम क्यों चुप बैठे हो? अकरम खान मुझे अगला पॉइंट पढ़ के बताओ। On यकम अक्टूबर 2018 GW sold machine A13 to Vital Intermintum for 1.95 million। है? ओह तोबा, आम तौर पे 17 लाख की बेचोगे, मुझे तुम 1.95 के बेचोगे? ये उल्टी डिस्काउंट है। ये कौन सी डिस्काउंट है? ये सुन के तो हमें एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड बी मेड आफ्टर। तो ये मेंटेनेंस सर्विस वुड बी प्रोवाइडेड फॉर 25,000 फॉर 2 ईयर विच वुड बी पेड एट द एंड ऑफ। अब दोनों अलग हैं, मेंटेनेंस के 25,000 हर महीने पे हुआ करेंगे वो अलग, और मशीन का 1.95 है। अब जरा मुझे बताएं कि डिलीवरी कब है और कैश कब है? ऑन यकम अक्टूबर GW सोल्ड मशीन, तो डिलीवरी कब हो गई? यकम अक्टूबर को। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड बी मेड ऑन यकम अक्टूबर 2020। पेमेंट 2020 में होनी है। तो एक्सेलेंट, प्लॉट द कैश। अब माय डियर मुझे ये बताएं कि देखें, ये तो इसमें तो डिस्काउंट एलोकेशन का चक्कर ही नहीं है, उल्टा 17 लाख वाली चीज हम उसे 1.95 की बेच रहे हैं। इसमें तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताएं मेरा ईयर एंड क्या है? अगला साल, अगला साल। डिलीवरी कब हुई? और इस दिन क्या आने? यकम अक्टूबर, 30 सितंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दिन क्या आएगा? कैश। अच्छा माय डियर, प्लॉट द कैश। 1 पॉइंट, पहले मशीन का मसला अलग हल कर लें, फिर सर्विसेज का मसला अलग हल कर लेते हैं। चलें जी, इसको प्लॉट करके वापस बुलाएं। क्या करें? रेट तो मिसिंग है। पहले तो ये एग्री कर लें, प्लॉट द कैश सही हो गया है, यहां तक प्लॉट स्लॉट कर लें, फिर आगे चलते हैं। 1 पॉइंट, कोई हिंट अब दें ना, कुछ क्या करें? इंप्लिसिट रेट निकल सकता है अब, छुपा हुआ इंटरेस्ट। कैसे? 100 रुपया पिछले सवाल में मैंने इग्नोर किया था, अभी अभी ताजा ताजा कराया। उसने कहा था 2 साल बाद 121 ले लेना और अभी 100 ले लेना। मैंने कहा था माय डियर, सुने 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 सुने, मैंने कहा था माय डियर छोड़े परे, 100 को क्या करना है, बस 2 साल बाद 121 मिला हुआ है, बस प्लॉट द कैश एंड डिस्काउंट। लेकिन अब जिस 100 रुपए को थोड़ी देर पहले इग्नोर करके आ रहे हैं, उस जैसी फिगर को गले लगाना पड़ेगा, बिकॉज डिस्काउंट रेट इज मिसिंग। क्योंकि मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का इंटरेस्ट इनकम निकाल के देनी है एग्जामिनर को, वो डेटा मेरा मिसिंग है, तो उसके लिए मुझे इंटरेस्ट रेट चाहिए। आप बता दें ये क्या है? 1 पॉइंट और यहां 1.7। अब आपकी मर्जी है, फॉर्मूला जो मर्जी बनाएं,
कि 1.7 रेज टू पावर इतने रेज टू 1.92 पे ले जाएं या 1.92 को पीछे ले आएं, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी फॉर्मूला बना लें। आप लोग मुझे कैसे फॉर्मूला बनाएंगे? 1.7 इज इक्वल टू 1.92 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2 बनवाना पसंद करेंगे तो भी ठीक है, या जैसे मर्जी बना लें आप, इसमें कोई मसला नहीं, फॉर्मूला जैसे मर्जी बना लें जी। ये मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। नाउ रेट इज बोलें 7.1%। कैलकुलेटर पे अगर किसी को लिखना नहीं आ रहा तो दाएं बाएं वाले से हेल्प ले ले, वरना ऑनलाइन में किसी को तस्वीर भेजे और उससे कहे कि मेरे कैलकुलेटर पर ज़रा ये लिख के दिखा दो कैसे लिखना है। ये वैसे महंगी क्यों बेच रहा था 1.7 से भी? 1.7 तो आमतौर पे लोगों को बेचता है 2 साल बाद पैसे हैं, तो डिस्काउंट एलोकेशन तो इधर थी नहीं, डिस्काउंट तो नहीं था, उल्टा महंगा बेच रहा है। हाँ जी, अब सवाल शुरू करें। माय डियर, जब ये आप निकाल लें ना 7.1%, अब आप इसको इग्नोर कर दें। अब बस हमें तो किससे खेलना होता है? कैश से। प्लॉट द कैश। अब इसको छोड़े परे, अब अपनी नॉर्मल वर्किंग करें। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेटर। 1 जनवरी जी 1 पॉइंट इंटू 1 पॉइंट, बोलें 1 पॉइंट रेज टू पावर, वो 1.7 आ गई, खैर है, वो आप निकालें दोबारा। मैं तो ये मशवरा दूंगा, बेसिक रूल से ना हटें। बस 1.7 को थोड़ी देर के लिए यूज किया था फॉर कैलकुलेटिंग मिसिंग इंफॉर्मेशन, बाद में सवाल को नॉर्मल पैटर्न पे ले आए। इसमें इम्प्लिसिट रेट क्यों यूज कर रहे हैं? मैंने तो कहा था कि इंक्रीमेंटल बोरोइंग करना है, गिवन ही नहीं है। अच्छा, अब 30 सितंबर 2019 बोलें जी 1.7 पॉइंट, आगे मत चलाएं, बस आगे मत चलाएं, हमारा साल खत्म हो गया। अब डिस्कशन करें। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ मशीन एंड rendering of service. There are 2 separate performance obligation: delivery of machine and rendering of service. Number 3, the transaction price for machine is 1.92 95. However, it will be discounted using the implicit rate which is not given in question. Therefore, it is being calculated as below. Calculation के बाद therefore sale will be recorded at 1.7 and interest income of 0.12 into 3/12। ये टेबल बनते हैं हमारा क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन के ईयर एंड के एतबार से, और एंट्रीज होती हैं हमारे ईयर एंड के एतबार से। तो इंटरेस्ट इनकम 3/12 बुक की जाएगी। और कुछ डिस्कशन करनी हो, एक और लाइन लिख के आएंगे, सर्विस रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। और क्योंकि इसका 3 महीने का कैश एक एक महीने में करके 25,000 ज़रब 3 आ गया, तो इसका 25,000 ज़रब 3 का कैश 75,000 आ गया। तो ये नोट कर लें जी। P&L में कितनी जाएगी? 0.03।
अब हम ऐसा करेंगे कि पास पेपर का क्वेश्चन 10 है वो करेंगे, फिर नमाज के बाद इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट के कुछ टैक्स की एडजस्टमेंट्स हैं वो देखेंगे ताकि आज टाइम पे फारिग हो जाएं। व्हाट वी हैव डन, हमने सिर्फ ये किया आज डिस्काउंटिंग अभी तक, और हाँ बस डिस्काउंटिंग ही लगे हैं उस वक्त के, और कुछ भी नहीं किया। ये सारे सवाल एक रिदम में ज़रा कर लीजिएगा। अब आप जी मैं क्या पूछ रहे थे आप? क्वेश्चन 10 पता नहीं वो 10 है 11 है कौन सा है, वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का है। ये जी पेज 530। अच्छा मुझे ये बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन रिवाइज थोड़ी सी करते हैं, ऐसे कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। शायद आपको याद हो कि 130 चीजों का कॉन्ट्रैक्ट आया था, 70 पहले डिलीवर करनी थी, 60 बाद में। 70 डिलीवर करने के बाद 30 का कॉन्ट्रैक्ट और आ गया था। तो अगर चीजें भी डिस्टिंक्ट हैं और प्राइस भी स्टैंड अलोन है तो फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू उसी तरह रहने दें और नए कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू 80 पे बुक कर लें। और अगर ये चीजें डिस्टिंक्ट हैं लेकिन डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन प्राइस, तो फिर ये वाला रेवेन्यू 7000 पे बुक करें और 60 ज़रब 100 जमा 30 ज़रब 80 डिवाइडेड बाय 90, इसके ऊपर दूसरा और तीसरा रेवेन्यू बुक करें। देख लें अगर किसी को भूल गया, ये 93.33। और अगर चीजें डिस्टिंक्ट नहीं हैं तो फिर ऐसी सूरत में ये रेवेन्यू 7000 पे बुक करें और जब नया ऑर्डर आए तो पुराने ऑर्डर को सेट करें और उसके बाद 70 जमा 60 जमा 30 को नीचे रखें और 70 ज़रब 100 और 60 ज़रब 100 और 30 ज़रब 80 को कहां ले जाएं? न्यूमरेटर में, और वो कर लें। चलें छोड़ें, सवाल खुलेगा तो पता चलेगा। अच्छा एक ना माइनर डिफेक्ट की वजह से कोई पैसे पुसे वापस होते हैं। अगर माइनर डिफेक्ट की वजह से कोई पैसे वापस हो रहे हैं ना तो उनको याद रखिएगा, इस टेबल की कैलकुलेशन नहीं लाना, उसकी बस एंट्री कर देंगे अलग से। साल खत्म होने से 2 महीने पहले, जुलाई अगस्त था, पास पेपर क्वेश्चन 13, साल खत्म होने से 2 महीने पहले RL entered into a contract with TL to sell 50 laptops at a total price of 10 million। कैलकुलेटर पकड़ें, एक लैपटॉप कितने का? नहीं मुझे रुपीस में बता दें। 2 लाख रुपए का, ठीक है, रीजनेबल सी फिगर है, कोई 80 लाख का एक लैपटॉप नहीं है। बड़ा सोच समझ के सवाल बनाने वाले ने सवाल बनाया, लैपटॉप्स का लफ्ज लिखा है और फिर आगे 2 लाख लिखा है, ठीक है। वो जो आज शिप्स थी पता नहीं कितनी महंगी महंगी बिक रही थी, लैपटॉप तो 2 लाख का समझ आ रहा है। ऑन यकम जुलाई RL entered into a contract to sell 50 laptops at a total price of 10 million। 25 लैपटॉप्स वुड बी डिलीवर्ड ऑन 20 जुलाई जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, एंड बैलेंस ऑन 15 अगस्त। बाकी 15 अगस्त को हम बेचेंगे। हमारा डेटर कब रिकॉर्ड होगा? लो यार ये वाला बड़ा मजा है, ये लाइन भी डली हुई है। हमारा डेटर रिकॉर्ड होगा फुल पेमेंट का, फुल पेमेंट है 10 मिलियन। हमारा डेटर रिकॉर्ड होगा अपॉन डिलीवरी ऑफ फर्स्ट लॉट। कितनी मजे की बात होगी कि पहली लॉट डिलीवर करने पे डेटर पूरे से डेबिट हो रहा होगा लेकिन सेल सिर्फ 25 की रिकॉर्ड हो रही होगी।
इसमें मेरी आपकी लड़ाई नहीं होगी, बाकी बैलेंसिंग फिगर पे डिस्कशन कर लेंगे क्या आनी है। तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया, डेटर 50 लैपटॉप के बुक करने हैं, RL was entitled to receive unconditionally full payment upon delivery of first 25। पहले 25 बेच के डेटर फुल पेमेंट का रिकॉर्ड कर लो। हाँ, पेमेंट बाद में 31 जुलाई को होगी, उसमें कोई मसला नहीं, पेमेंट जब मर्जी है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो 31 जुलाई को कैश रिकॉर्ड करेंगे हम 10 मिलियन का, इस पर भी मेरी आपकी लड़ाई नहीं होगी। तो कुछ सादा सादा सी एंट्रीज जो बन गई वो ये बन गई कि आपने जब लैपटॉप बेचने हैं पहले 25, तो डेटर आपने फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लेने हैं, और जब आप 25 लैपटॉप बेचेंगे तो सेल सिर्फ 25 की रिकॉर्ड करेंगे, और इस दिन आके आप कैश रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, आप जरा मुझे खड़े होकर बताएं, 1 जुलाई को क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। शुक्र है वो बिलावल वाला सवाल नहीं बना कि इसी दिन अनकंडीशनल राइट बन गया, इसी दिन नहीं बना अनकंडीशनल राइट। तो 1 जुलाई को क्या डिलीवर हुआ, क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। उसमें 25 लैपटॉप 20 दिन बाद देने हैं, और फिर 25 लैपटॉप 15 अगस्त को देने हैं, वो भी हमारे साल ही। हमें अनकंडीशनल राइट अवेलेबल है पूरे पैसे का अपॉन डिलीवरी ऑफ 25 लैपटॉप्स, वो 20 जुलाई की डेट बनेगी। अच्छा, हाउएवर टीएल पेड फुल अमाउंट ऑन 31 जुलाई, 20 के बाद 5-6 दिन बाद इसने पूरी पेमेंट कर दी, लेकिन अभी अगली डिलीवरी रहती है 15 अगस्त वाली। अगली डिलीवरी से चंद दिन पहले द कॉन्ट्रैक्ट वाज मॉडिफाइड एज टीएल ऑर्डर्ड एडिशनल 30 लैपटॉप्स। अब 50 में से 25 डिलीवर हो चुके हैं, 25 लैपटॉप जो है वो डिलीवर होने हैं 15 अगस्त को, और मुझे 7 अगस्त को 30 नए लैपटॉप का ऑर्डर मिल गया जो 1,90,000 के हैं। पहले 2 लाख निकाल के रखा हुआ है आपने, जो 1,90,000 के हैं, ये डिलीवर होने हैं हमारे साल ही 25 अगस्त को। These 30 लैपटॉप्स आर डिस्टिंक्ट एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो सिनेरियो कौन सा वाला हो गया? दूसरा वाला सिनेरियो हो गया। इट वाज एग्रीड दैट टीएल वुड पे फॉर 29 लैपटॉप्स ओनली इंस्टेड ऑफ 30 लैपटॉप्स। The discount has been given in the compensation of a minor defect identified in 25 लैपटॉप डिलीवर्ड ऑन 20 जुलाई। पहली जो डिलीवरी थी उसमें मसला था, जिसकी वजह से अब तय ये हुआ है कि ये जो नया ऑर्डर है उसमें प्राइस रिडक्शन होनी है। तो मैंने कहा था इसको ना फिलहाल अभी कोई टेंशन ना लें, इसको इस पूरे डेटे में अभी इग्नोर करें। टीएल सेटल्ड द बैलेंस इन सितंबर एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये कौन सा बैलेंस है सितंबर में जो हुआ है? यार 50 लैपटॉप के तो पैसे हमारे पास आ गए हुए हैं सारे, 50 लैपटॉप के तो पैसे इसी साल आ गए हुए हैं। आप बता दें these 30 लैपटॉप्स आर डिस्टिंक्ट बट डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस। ये जो 30 का नया ऑर्डर किया है ये कैश सेल है क्रेडिट सेल है? नहीं लिखा हुआ कहीं। आखिरी लाइन में उसने कहा टीएल सेटल्ड द बैलेंस इन सितंबर। यहां से क्या पता चला ये कौन सी सेल थी? क्रेडिट सेल एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये था, और ऑल लैपटॉप्स आर डिलीवर्ड एज एग्रीड। सारे लैपटॉप टाइम पे डिलीवर हुए हैं। तो छोटी सी कैलकुलेशन जो पहले करते होते हैं उसको कर लें। ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितनों का है? पहले कितने डिलीवर हुए हैं? कितने रह गए थे? कितने और आए? टोटल 55। फिर पहले कितने डिलीवर हुए? फिर 0 बनाएंगे। जी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितनों का? 50। यकम जुलाई। मैंने ब्रेक इसलिए लगा ली है कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन होने लगी है, वरना मैं ब्रेक ना लगाता। ब्रेक इसलिए लगा ली है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन होने लगी है। जी किस दिन न्यू ऑर्डर आया?
पहला ऑर्डर 50 का था, अब ये वाला अब डिलीवरी कितना की होगी? 25 जुलाई को, 15 अगस्त को। पुराने वाले 25 और 25 अगस्त को। नए वाले ईयर एंड पे कोई डिलीवरी नहीं रह जाएगी। साल खत्म होने से 6 दिन पहले सारी डिलीवरीज हो गई। अब तसल्ली से सवाल पढ़ लें और ये नोट कर लें। रेवेन्यू निकाल दें जिन्होंने होमवर्क किया था, यानी कि इन्हीं सवालों को दोबारा जाके किया था घर में। अच्छा जी, रेवेन्यू वो आप लोगों ने निकाल के रखी हुई है। फिगर पहली लाइन पढ़ के मैंने बताई थी कि 2 लाख रुपए का एक लैपटॉप है। तो डिलीवरीज की डेट बताए ना, फिर रेवेन्यू बुक होगा। 20 जुलाई, 22, 15, 1000 करना है, 1000 कर लें। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 3, जो 2 थी 3 थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जी 25 और 30 को डिनोमिनेटर में रखें और 25 2 लाख उठाएं सवाल से और 30 का 190,000 उठाएं सवाल से। पूरा लिखवाएं 194,500। माइनर डिफेक्ट जो है उसको जनरल एंट्रीज में सेट करना है। माइनर डिफेक्ट को यहाँ नहीं लाना। वो माइनर डिफेक्ट कई दफ़ा बच्चे को परेशान कर देता है, हालांकि वो माइनर होता है जी। इंटो 190 4864 30 इंटू
58 जी जी बताएं एंड वाला जी, मुझे बताएं ना, मुझे क्या कहना है। 194,545 ठीक है, कोई नहीं, सारे वो कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे राउंड भी हो गया। तो अब बताएं जवाब। सेम, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ लड़ाई शुरू होगी हमारी वो फिर मैं बता दूंगा, पहला जब लड़ाई नहीं होगी तो अभी सादा सादा चलें। जी माय डियर, ये तो इजी कैलकुलेशन है ना, सवाल में से आपने निकाल लिया करनी है इंशाल्लाह, इसकी कोई टेंशन नहीं। ये वाली कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद रेवेन्यू निकाल लिया करना है, ये सारी कैलकुलेशन करके रख लेनी है। अब इसको मिटा दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको आगे कोई यूज़ नहीं करना। जी खंग लें आप। अच्छा माय डियर, कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन कोई एंट्री करनी है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वैसे हो जाए और कैश और सेल ना इन्वॉल्व हो तो कभी एंट्री होती है वैसे? नो, सवेरे असी चक मारते रहे। कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और कैश और सेल इन्वॉल्व ना हो तो कोई एंट्री होती है? अगर अनकंडीशनल राइट कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन एस्टेब्लिश हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसलेबल हो तो फिर ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन भी एंट्री हो सकती है, कोई मसला नहीं। लेकिन फिलहाल हमारा सवाल नॉर्मल तरीके से चला है। 1 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू सेल 50 लैपटॉप एट अ टोटल प्राइस ऑफ 10 मिलियन। आधे लैपटॉप विल बी डिलीवर ऑन 20 जुलाई एंड आधे ऑन 15 अगस्त। RL was unconditionally entitled to receive full payment upon delivery of 25 laptops and TL paid full amount of 31 जुलाई 2022। कहते हैं अब सांस लो जरा, यहां रुक के अब सांस लो और अब एंट्रीज बताओ। अब जरा तरतीब बताएं। 1 जुलाई को तो कोई एंट्री नहीं होगी, उस दिन क्या हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। 20 जुलाई को नंबर 1 मैंने आपको अभी बताया है 25 लैपटॉप्स का रेवेन्यू बुक करना है और 20 जुलाई को 50 लैपटॉप्स का डेटर बुक करना है। अच्छा, ये तो एंट्रीज हो जाएंगी 20 जुलाई की। इसके बाद 15 अगस्त का क्यों वेट, आप 31 जुलाई को एंट्री करें, 31 जुलाई को पैसे लें बस। चलें जी, 20 जुलाई 22 50 लैपटॉप्स इंटू 2 लाख रुपीज 10 मिलियन रुपीज इन 1000 रिसीवेबल डेबिट 10,000 रेवेन्यू ऑन 20 जुलाई विल बी डिलीवर्ड, तो 25 डिलीवर हो गए। कंट्रोल ट्रांसफर कितनों का हुआ है? तो शुक्र है इस हद तक मेरी आपकी कोई लड़ाई नहीं थी, इसलिए हमने कोई बंदे भी नहीं बुलवाए। रेवेन्यू यहां से देखें अब आप 25 इंटू 2 लाख, आप बता दें जी, या थोड़ी सी लड़ाई कर लेते हैं कि क्या करना है। पैसे लेने का हक 10,000 है, लेकिन अभी चीजें मैंने कितनी दी हैं 5,000। तो आप बता दें ये कॉन्ट्रैक्ट है नॉन कैंसलेबल और पैसे लेने का हक बन गया है, थोड़े से लैपटॉप बाद में डिलीवर कर देंगे। तो जो मेरा रिसीवेबल डेबिट हो गया है तो बैलेंसिंग विल बी लायबिलिटी टू डिलीवर रिमेनिंग 25 लैपटॉप्स।
तो वो लाइबिलिटी अब मेरी, बाकी लैपटॉप डिलीवर करूंगा। वैसे ये मजे का स्टैंडर्ड है कि जिस दिन मुझे पैसे लेने का हक बन गया मैंने डेटर डेबिट कर लिया। अब मजे की बात देखें, अगले लैपटॉप डिलीवर नहीं हुए लेकिन उनका डेटर बुक हो गया। जो आज सुबह सुबह आती एग्जांपल की थी, चीज डिलीवर नहीं हुई थी, उसका रिसीवेबल बुक हो गया। तो अगले लैपटॉप डिलीवर नहीं हुए, उसका क्या बुक हो गया? रिसीवेबल। क्योंकि सवाल में एक लाइन लिखी हुई है इजी मार्क्स देने वाली, द अनकंडीशनल राइट इज एस्टेब्लिश्ड अपॉन डिलीवरी ऑफ फर्स्ट 25। बाकी क्या हो गया? अब ये कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट में क्या एग्जिस्ट करे, जरा सोच के बताएं। लाइबिलिटी टू डिलीवर रिमेनिंग 25 ऑन 15 अगस्त, और इस दिन हमें कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का भी नहीं पता था। चलें जी, अब अगली डिलीवरी से पहले कैश आ गया। टीएल पेड फुल अमाउंट ऑन 31 जुलाई। कैश डेबिट कितना? कितना? अच्छा, अब वो जो ब्रैकेट वाली लाइन है, मैंने कहा था जब नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा तब उससे बात हो जाएगी पुराने कॉन्ट्रैक्ट में तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया है। अब ब्रैकेट वाली लाइन पढ़ लें। यार ये एग्री पता है किस दिन हो जाता होता है? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हो रही हो। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हो रही हो तो उससे असल में इसने डेट नहीं लिखी हुई, इट वाज एग्रीड, तो ये तय उस दिन हो जाता है जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रही हो कि यार वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ये मसला है, अच्छा यार उस मसले को मानते हैं, चलो अगला कॉन्ट्रैक्ट अब करो। तो इट वाज एग्रीड दैट टीएल वुड पे फॉर 29 लैपटॉप ओनली इंस्टेड ऑफ 30 लैपटॉप। जो नेक्स्ट तुम मुझे बेचोगे 30, पैसे कितने के लोगे? 29 के। This discount has been given in compensation of minor defects identified in 25 laptops delivered on 20 जुलाई। ये कब तय हुआ बोलें? 7 अगस्त। अब मुझे ये बताएं 7 अगस्त को मैं क्या करूं? 7 अगस्त को मुझे पता चला है कि अगली दफा मैंने 30 लैपटॉप बेच के 29 के पैसे लेने हैं, मीन एक लैपटॉप ऑलमोस्ट मुफ्त का बेचना है। यानी कि मैंने क्या करना है, जो एक लैपटॉप की सेल है 25 में से उसे उल्टाना है। मुझे बता दें सारे लैपटॉप्स की सेल 25 थे, 25 ज़रब 2 लाख, कितनों की सेल बुक कर दी? ये ही डिफेक्टेड थे। अब इसके बदले वो मेरे से पर लैपटॉप कुछ नहीं मांग रहा, वो मेरे से पर लैपटॉप कुछ नहीं मांग रहा, कहते हैं बस अगली दफा मैं तुमसे 30 लैपटॉप लेने आऊंगा तो पैसे कितनों के दे देना? 29 के। अब बताएं वो वाली एंट्री कितने से करेंगे? नहीं, 2 लाख से नहीं करेंगे। जरा सोचें, उसने छोड़ा कितना? उसने कहा है कि अब वाले 30 में से 29 के पैसे दूंगा। तो जरा सोच के बताएं उसने डिस्काउंट कितना गिवन किया है? अब वाले 30 हैं कितने के? 190 के। तो इसका मतलब है वो हमें कितने छोड़ेगा? पुराने वाले 2 लाख या 1,90,000 छोड़ने का वादा हुआ है। तो अब ऐसा करें, पुराने रेवेन्यू को इसको पकड़ें और इसको रिवर्स करें। जी बोलें। रेवेन्यू डेबिट कितने से? जितना डिस्काउंट दिया उतने से, या जितने का बेचा था? जितना छोड़ा उसने। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दुकानदार ने कहा मैं 190 तुम्हें छोड़ देता हूं। अगले लैपटॉप्स के लेने कितने बनते हैं वैसे पैसे? पूरे 30। अगले के लेने कितने चाहिए? पूरे 30। लेकिन कितनों के ले रहा है, कितनों के छोड़ है? वो एक कितने का बेच रहा था? 190 का। डन। रेवेन्यू डेबिट। चलें जी, क्रेडिट करा दें। बस देख लें, मैंने तो पता
भाई कैश तो आपने बिला वजह लाना नहीं ना, कैश तो आपने बिला वजह लाना नहीं जब तक कैश का कह ना दे। रिसीवेबल खड़ा ही नहीं हुआ, रिसीवेबल खड़ा ही नहीं हुआ, कोई खड़ा हुआ रिसीवेबल, कोई स्टैंड करे रिसीवेबल, तो ये इंशाल्लाह इसको रिफंड कर देंगे पैसे, कोई मसला नहीं। अगली दफ़ा अभी आएगा ना जब वो लैपटॉप लेने के लिए 30, उस वक्त कर देंगे, तो कोई मसला नहीं, कर देंगे। क्या करें, ऑप्शंस बताएं ना मेडियर, उसे पैसे कैसे पैसे नहीं दे सकते जब तक कि सवाल में ना लिख दे ही हैज़ रिफंडेड द अमाउंट, तो फिर रिफंड कर दीजिएगा। रिफंड नहीं कर सकते, रिसीवेबल खड़ा ही नहीं, कोई रिसीवेबल उससे हमने क्रिएट किया जिससे मैं रिवर्स करूं, तो 3 ऑप्शंस होती हैं रेवेन्यू उल्टाते हुए, या कैश कम कर दूं, या रिसीवेबल कम कर दूं, या लाइबिलिटी बढ़ा दूं। मुझे तो यही बेहतर लग रहा है, क्या करें, चलें जाएं आप नमाज पढ़ के हैं, बाकी फिर करते हैं। 4:30 बजे तक आ जाएं ताकि आपको जल्दी आज फारिग कर दें। इसी रूम में मस्जिद में नमाज पढ़ लें, इसी रूम में आ जाएं, जाहिर सी बात है।